हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स में ना मेनली हम लोग मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसके पूरे मोशन को एनालाइज करने के लिए बेसिकली मैकेनिक्स में दो चैप्टर बनाए गए। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स। तो देखो दोनों में बेसिक अंतर क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, जैसे मान लो ये ब्लॉक एम मास का ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जितने फिजिकल क्वांटिटी है ये सब पूरे मोशन को एनालाइज करता तो है, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर। और वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि मतलब ये कॉज के बारे में नहीं जानना चाहता है। मतलब कॉज का मतलब कह सकते हो तुम कि ये मोशन जो करा रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा है तो कौन ला रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कौन ला रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मोशन में कॉज को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन डायनामिक्स वाले पोर्शन में, जैसे आप लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े होगे, मोमेंटम पढ़े होगे, तो उस सारे चैप्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि मोशन प्रोड्यूस किया कौन। समझ रहे हो? तो ये बेसिक अंतर है। तो इस चैप्टर जो अभी काइनेमेटिक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। समझ गए? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन कितने तरह के होते हैं अगर देखा जाए तो। मतलब एक ऐसा बॉडी जो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, कोई दूसरा बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उनके बीच में अंतर बताने के लिए हम लोग डायमेंशनल मोशन, मतलब देखो अगर देखा जाए कि किस किस प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो डायमेंशनल के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन में बेसिक जो अंतर है वो क्या है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो वो क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन। कैसे? और जब यहाँ पर क्या होगा कि एक लाइन के लॉन्ग मोशन नहीं होगा, मोर देन वन लाइन के लॉन्ग बॉडी का पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं, इधर मान लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस और इधर मान लिया वाई एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये एक्सिस जो है वो क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है ना, तो केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। समझ रहे हो? दैट मींस एक ही एक्सिस के अलोंग सारा चेंजेस आ रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। अब उसी तरीके से अगर मान लिया जाए एक बॉल को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, कुछ देर के बाद बॉडी इधर आएगा, फिर आएगा ऊपर, एक टाइम तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर वापस वो पहले ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, पहले ऊपर जा रहा होगा और फिर वो वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा, है ना। तो देखो पूरा मोशन कहीं ना कहीं एक लाइन के अलोंग हुआ। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है? वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये टू डायमेंशनल मोशन होता कैसा है। ठीक है ना, तो देखो टू डायमेंशनल मोशन के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले डिफाइन करते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ले लेते हैं और दूसरा एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे दो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। जैसे देखो अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए एक बॉल को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल लाइन के से थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? आप देखो ये जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से जाकर के ग्राउंड को फिर दोबारा हिट करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मान लिया जाए, देखो शुरुआत में इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी, एक्स और वाई, ठीक है ना। यहाँ पर आकर यहाँ पर आएगा क्यू पॉइंट पे अगर आएगा तो उसका यहाँ पर x1 y1 अगर मानते हो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? x2 और y2। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन में इसका x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसका? पोजीशन का। समझ रहे हो?
तो जब कोई भी मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चेंजेस आ रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। तो अब ये जो बॉल को आप ऐसे फेंको, उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो किसका एग्जांपल है, तो टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। करेक्ट। अब दूसरा केस देखते हैं, जैसे अगर मान लो एक पार्टिकल जो है ना वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर ए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए पार्टिकल अभी इनिशियली पी पॉइंट पे, यहाँ पर कुछ होगा x1, y1। अब यहाँ से चल करके अगर मान लिया पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो क्या, पहले इसका कोऑर्डिनेट जो था अब इसका कोऑर्डिनेट में बदलाव आ गया तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में भी चेंज आएगा तो यहाँ पर y2। तो देखो यहाँ पर इस मोशन में भी हर एक पोजीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका टू डायमेंशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी किस तरह का मोशन होता है, टू डायमेंशन का एग्जांपल हो गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो एक बार मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मोशन इन टू डायमेंशन में चलेंगे। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग को सर्कुलर मोशन पढ़ाई करना होता है। ठीक है, चलो सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं, क्या, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अब अगर कोई भी मोशन हो रहा होगा, ठीक है ना, उसको समझने के लिए कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को मतलब फिगर में लाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जैसे देखो अगर मान लिया जाए आपके बॉडी के वेट को अगर मेजर करना रहता है, बॉडी के वेट को मेजर करना रहता है तो आप क्या करते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा जिसका नाम है किलोग्राम, राइट। तो उसके बेसिस पे आप अपने बॉडी के मास को मेजर करते हो। करेक्ट। आपके हाइट को अगर मेजर करना है, आपके हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो एक फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लिए, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है आपका किलोमीटर, लेंथ में मीटर हो गया, समझ रहे हो, फीट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ मोशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग को कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, और अगर देखा जाए तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को 9th क्लास में ऑलरेडी आप एक बार इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे उन चीजों से। ठीक है ना, चलो सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला चीज जो है हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, चलो तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। करेक्ट, देखते हैं। देखो कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन ना चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम चेंज हो गया उसका पोजीशन चेंज हो गया तो वो क्या है, मोशन में। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन लगाना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रेफरेंस फ्रेम। किसके रेस्पेक्ट में, समझ गए। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ object does not change, object does not change, if position of object does not change with time, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग वो पोजीशन चेंज ना हो, एंड विथ रिस्पेक्ट टू, एंड विथ रेस्पेक्ट टू, with respect to some reference, ठीक है, then body is at rest, then body क्या है, body is at rest। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्ट की कहानी। अब हम लोग रेस्ट समझ गए, अब हम लोग मोशन देखेंगे। तो मोशन में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर बॉडी का पोजीशन, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if position of object, ठीक है, changes with time, changes with time, and with respect to some reference, then body is in motion, is in motion। तो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और वो कौन सा है, रेफरेंस। समझ रहे हो, रेफरेंस फ्रेम का क्या
इंपॉर्टेंस है उसको अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन हो गया, और आप अभी ये ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिए। अब यहाँ पर ऐसे व्हील बना दो आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये चेयर है, ठीक है, और एक चेयर ऐसे है और दूसरा चेयर यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, एक चेयर ग्राउंड पे है ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर एक इंसान जो है बैठा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर को आप यहाँ पर बिठाओगे और दूसरा ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाओगे, यहाँ पर बिठाओगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, 2 होगा, ऑब्जर्वर सेकंड। नाउ अब देखो कि अगर आप इस ट्रेन को आगे v वेलोसिटी से मूव कराओगे, ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा, ऑब्जर्वर 1 देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, इस इंसान को आगे v वेलोसिटी से जाता हुआ, करेक्ट। लेकिन वही ऑब्जर्वर 2 जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो इसको रेस्ट में देखेगा। लाइक देखो आप लोग ट्रेन में जब ट्रैवल करते होगे तो आपके सामने के सीट पे जो इंसान बैठा हुआ रहता है, आपको थ्रू आउट जर्नी, पूरे जर्नी में वो आपको रेस्ट में दिखाएगा until unless वो अपना स्पेस प्लेस इधर उधर चेंज ना करे, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन वही इंसान जो रेलवे स्टेशन पे लाइक बैठा हुआ है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आगे, तो आपको देखेगा मोशन में। तो देखो ऑब्जर्वर यहाँ पर बदला, ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं यहीं पर है, ठीक है, ऑब्जर्वर बदला, पहले यहाँ पर था ऑब्जर्वर, अब यहाँ पर हो गया, तो दोनों सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बदल गया। तो रेस्ट और मोशन वो सब दोनों चीज क्या है, ये रिलेटिव टर्म है ना, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो, समझ गए। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी ना कंप्लीट रेस्ट में है और ना कंप्लीट मोशन में, इट एंटायरली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर कहां पर है, समझ गए। तो यहां तक हम लोग समझ गए चीजों को, है ना। अब हम लोग चलेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो जरूरी है मोशन को एनालाइज करने के लिए, मोशन को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, वो कौन कौन सा होगा, इसका एक बेसिक आप लोग को एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ पढ़ाई करेंगे, करेक्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड देन वी विल लर्न अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो पोजीशन चेंज होता है, जब पोजीशन चेंज होता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। यहाँ पर इसमें अगर आप चेंज लाओगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, और पोजीशन डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगा इंसान, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, पहले इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ और रहेगा, बाद का डिस्प्लेसमेंट कुछ और रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे उस केस में, है ना। और अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा होगा तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट फ्लो करता है ना। तो चेंज होते होते इस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं। नाउ अब हम लोग एक एक करके सारे फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग पोजीशन। देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, किसी भी पार्टिकल का इस मतलब अगर मान लो कहीं पे रखा हुआ तो इस स्पेस में उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वही बताता है पोजीशन, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि इट रेफर्स टू इट्स लोकेशन, इट रेफर्स टू इट्स लोकेशन, है ना, इट रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस, ठीक है, इन द स्पेस एट a certain moment of time, ठीक है ना, at a certain moment of time, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन, है ना। अब इसको पोजीशन को बताने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी आया जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो
तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टू एक्सप्रेस द पोजीशन to express the position we define a physical quantity known as position vector, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग अभी सीख गए, है ना। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो अभी हम लोग पोजीशन को बताने के लिए यूज कर रहे थे, क्या यूज करने वाले थे, वो क्या है? पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, चलो। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ठीक है। देखो अगर देखा जाए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बनाते हैं, सबसे पहले देखो जहां पर अगर मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर पी पॉइंट रख रहे हैं, अब इस पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए रेफरेंस की जरूरत होता है। तो रेफरेंस कहां पर होगा? तो यहाँ पर अगर रेफरेंस मतलब कहीं ना कहीं सारा मोशन जो है, सारा मोशन क्या होगा? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगा। तो जहां पर ऑब्जर्वर होता है वहीं पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एक एक्सिस इधर एक्स एक्सिस लिए और दूसरा एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसका पोजीशन बनाना है, तो इसका पोजीशन इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे देखा जाए तो एक्स कॉमा वाई होगा, है ना। एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे और वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो ये जो वेक्टर मिला हम लोग को, ये जो वेक्टर हम लोग को मिला, इसको कहते हैं क्या? हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर को अगर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा वेक्टर के केस में, वेक्टर के बारे में, तो आप जानोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? वाई होगा। तो इस बेसिस पे अगर, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा एक्स आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई, तो वाई जे कैप। तो ये फिर हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, समझ गए। जैसे अगर मान लिया पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा हो, तो किसी भी टाइम पे ये पोजीशन हो सकता है ना। किसी भी टाइम पे पोजीशन ये हो सकता है, तो उस टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो अभी सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग? इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पोजीशन इज मेजर्ड बाय, पोजीशन इज मेजर्ड बाय, पोजीशन इज मेजर्ड बाय, क्या करेंगे? a vector joining, ठीक है, a vector joining a fixed point, ठीक है। उस फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, joining a fixed point, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट known as origin, known as origin, ठीक है ना। origin to the moving particle, to the moving particle, मूविंग पार्टिकल। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा था किसी भी पोजीशन पे, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आप लोग निकाल लोगे, है ना। जैसे अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और कुछ एग्जांपल ऐसे लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए ये आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हो गया, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट जस्ट पॉइंट बना लेते हैं अपने मन से। यहाँ पर अगर ए पॉइंट हो जाए कितना? 1,4, ठीक है। यहाँ पर बी पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मान लिया जाए 4,2, ठीक है। एक इधर भी एक पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है ना। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होने वाला है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते हैं -4,3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी 3 पॉइंट हो गया, है ना। अब इन तीनों पोजीशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऑब्जर्वर कहाँ है आपका? यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के इस ऑब्जर्वर के करस्पॉन्डिंग ए बी सी पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो सबका पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो देखो एक पोजीशन वेक्टर यहां से ऐसे चलेगा, करेक्ट। दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यहां से ऐसे चलेगा, ठीक है। और तीसरा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कहां चलेगा? यहां से चल के ऐसे, है ना। ये 3 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब तीनों को नाम देंगे, है ना।
तीनों को नाम देते हैं। देखो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, इसको अगर मान लो r1 बोलते हैं, ठीक है, तो r1 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4 i कैप प्लस 2 j कैप। यहाँ पर r2 बराबर कितना होगा, तो r2 इज इक्वल टू हो जाएगा i कैप प्लस 4 j कैप, ठीक है। और यहाँ पर r3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो इस तरीके से r1 r2 r3 तीन पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और जे कैप जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर के बारे में अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर लैग कर रहा होगा तो आप एक बार वेक्टर का भी लेक्चर देख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। वैसे इसका एप्लीकेशन यहीं तक है, इसके आगे अभी उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे यूज और आएगा, लेकिन सब कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है। अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला, ए पोजीशन से चल के बी पोजीशन से चल रहा है और वो पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है, मान लो पाथ बी को इस तरीके से पोजीशन को फॉलो कर रहा है, ऐसे जाते हुए फाइनली यहाँ पर बी पोजीशन में पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस पूरे पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा डिस्टेंस, समझ गए। तो अभी हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी, ठीक है। द लेंथ ऑफ path traveled by a moving body, ठीक है, वो हो जाता है आपका क्या डिस्टेंस। अब इसके बाद इसको मेजर किस में किया जाता है, तो मेजर्ड इन एसआई यूनिट में इसको किस चीज में मेजर किया जाएगा, मेजर किया जाएगा मीटर में, ठीक है ना, मीटर में मेजर किया जाएगा। और कॉमन यूनिट जो होता है वो क्या होता है किलोमीटर होता है, ठीक है। तो मीटर और किलोमीटर दो यहाँ पर मेन यूनिट होगा, है ना। नाउ अब यहाँ पर और इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि देखो अगर कोई बॉडी है और वो अगर मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी जो है वो मूव कर रहा है अगर, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड ना कभी जीरो होगा और ना कभी नेगेटिव होगा। मूविंग बॉडी होगा तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हाँ जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तब जाकर के जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, magnitude of distance traveled can never be zero, वो कभी जीरो नहीं हो सकता for moving body। एक तो ये चीज हो गया और दूसरा चीज हो गया it can never be negative also, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पूरी कहानी है डिस्टेंस के, है ना। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में पढ़ने के बाद हम लोग फिर से दोबारा कंपैरिजन भी करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहाँ सिमिलैरिटी और कहाँ डिससिमिलैरिटी होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पुट करेंगे यहाँ पर, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए अभी वही कहानी स्टार्ट करते, ए पोजीशन से बी पोजीशन,
पार्टिकल गया कैसे, ऐसे होकर के यहाँ तक पहुंचा। कौन से पाथ होकर के, इस पाथ से ट्रैवल करते हुए बी पोजीशन तक पहुंचा है, करेक्ट। नाउ सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट मींस ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन जो पाथ है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ रहे हो, है ना। तो देखो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, समझ गए। चलो अब यहां पर देखो कि ए जो है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन है, और बी क्या है, बी हो गया आपका फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन और बी हो गया फाइनल पोजीशन, समझ गए। अच्छा देखो डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास दो चीजें होंगे, क्या होगा, पहला चीज मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानकारी हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक पार्टिकल जो है, लाइक अगर एक पार्टिकल हम लोग अगर कंसीडर करते हैं कि मान के चलो वो कुछ इस पाथ को फॉलो करता है, ए पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, वो बी पोजीशन तक जाता है, बी पोजीशन से वो जाकर के सी पोजीशन तक ट्रैवल करता है, सी से वो ट्रैवल करते हुए डी तक जाता है, एंड फाइनली वो पॉइंट ए तक चला जाता है। मतलब अगर वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है। और दोनों पोजीशन अगर एक ही जगह पे हो गया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, समझ गए। तो इसी चीज को यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे कि क्या, इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो देन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एक किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर पोजीशन रहेगा पार्टिकल का, अगर वो आगे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आगे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है ना, आगे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस, अगर मान लिया जाए इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये यहां से यहां तक का लेंथ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब होता है, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव करे, पहला चीज। दूसरा चीज, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, समझ गए। तो ये चीज पहले लिख लेते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन अगर बदलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क
कहाँ आएगा, समझ गए। तो सबसे पहले इस पार्ट को मेंशन कर लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए, बराबर होगा। कब, व्हेन particle travels along straight line, क्या है ना, ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन के along, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, बिना अपना डायरेक्शन को चेंज किए हुए जो डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता चला जाएगा तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर डायरेक्शन चेंज कर लिया, स्ट्रेट लाइन में भी अगर डायरेक्शन चेंज कर लिया तो क्या होगा। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये एक पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पोजीशन ले लेते हैं इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज देखो आप कि अगर मान लिया जाए इसको ओरिजिन मानते हैं और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ से वो ट्रैवल करके t इक्वल टू 10 सेकेंड में इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू 20, ठीक है, वो थोड़ा दूर और बढ़ा, t इक्वल टू 20 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच गया, x इक्वल टू 40 पे पहुंच गया, ठीक है। दैट मीन्स वो जो पाथ ट्रैवल किया वो कैसा ट्रैवल किया, वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल किया। यहां तक तो सब कुछ सही है, ठीक है। नाउ उसके बाद वो नेक्स्ट 30 सेकेंड में वो पहुंच गया फिर से, मान लो यहां से ऐसे ये एक यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, x इक्वल टू 15 पे। कब, t इक्वल टू 30 सेकेंड में x इक्वल टू 15 पे पहुंच गया, मतलब वो रास्ता ऐसे ट्रैवल करते हुए वैसे आया। तो देखो यहाँ पर इस इनिशियल तीनों चारों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इनिशियली वो ए पॉइंट पे था, बीच में कहीं वो बी पॉइंट पे आ गया, उसके बाद वो सी पॉइंट पे आया एंड फाइनली वो डी पॉइंट तक पहुंचा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, तो पाथ लेंथ अगर देखेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, पाथ लेंथ 0 से यहाँ तक कितना मीटर, 20, ये हो जाएगा आपका 20, इधर भी हो जाएगा 20 और ये इधर से कितना हो जाएगा 25 है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ 20 जाने का, इतना तो जाने का, ठीक है, इतना तो हो गया जाने का। अब इसके बाद वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 25, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया इसका 65 मीटर, ठीक है, ये चीज है। अब अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, डिस्प्लेसमेंट केवल एक चीज में इंटरेस्ट रखता है और वो क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो दोनों के बीच में जो गैप होगा, जो सेपरेशन होगा वो कितना है, 15 का है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो देखो क्योंकि डायरेक्शन, बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में मूव किया लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया, बॉडी आगे मूव कर रहा था उसके बाद फिर वापस पीछे आ गया, समझ गए। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बदल गया, है ना। तो ये चीज का हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग को समझना है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस जो होगा हमेशा, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग इस पॉइंट पे सोचना, ठीक है ना, आप लोग इस पॉइंट पे सोचना कि क्या ये सही बात है या गलत है, ठीक है। देखो लिखते हैं क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं हमेशा एक समान, बराबर, या फिर मतलब या तो डिस्टेंस को अगर हम इस टर्म में लिखा जाए तो डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये चीज हो गया, है ना। तो देखो अभी सबसे पहले हम लोग देखें कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो क्या है कि यहां से अगर ऐसे भी जा रहा हो तो पाथ लेंथ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अक्सर डिस्टेंस से कम होता है। एक केस में बराबर होता है जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे और डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे और डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में बराबर होता है। अदरवाइज क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ा रहता है। समझ गया ये चीज? चलो ठीक है। अब अगर देखा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर और अंतर आगे देखेंगे, पहले एक चीज, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता क्या है बताते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझ गए? अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब देखो यहां से अगर ये चीज समझ में आ गया कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव ऑल्सो। तीनों केस पॉसिबल है। ठीक है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हम लोग सारे चीजों के बारे में समझ जाएंगे कि कब किस केस में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और कब किस केस में डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, है ना, वो नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पर ये नंबर लाइन अगर ऐसे समझ लो, यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 10 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना 20 है। ठीक है, और यहाँ पर है पार्टिकल x इक्वल टू -10। ठीक है ना। अब यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, a पोजीशन पे है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जो है वो आगे मूव करेगा ऐसे। ठीक है, और कहां पे पहुंचेगा, बी तक पहुंचेगा, है ना। अब उसके बाद फिर वो मूव करेगा और फाइनली वो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, एंड देन फिर वो ऐसे ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर ये जो है ए डैश मान लेते हैं, इसको फिर क्या मान लेते हैं, सी। ठीक है, देखो ए से बी तक की बात किया जाए तो यहाँ पर जो होगा फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको डेफिनेशन को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, यहाँ पर 10 माइनस इनिशियल क्या था 0, तो कितना हो जाएगा 10। सो दिस इज अ पॉजिटिव अमाउंट। ठीक है, 10 मीटर आप यहाँ पर लिख सकते हो। करेक्ट। नाउ अब हम लोग देखेंगे a से b तो हो गया, अब A से B तक गया, B से फिर A डैश तक गया, तो वैसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर x फाइनल माइनस x इनिशियल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। बट वही अगर A से आप B की तरफ गए, B से फिर A डैश गए और फिर जाकर के आप C तक गए, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाता है यहाँ पर, तो फाइनल पोजीशन है आपका -10 और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो यहाँ पर आप नेगेटिव भी देखोगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ गए। अब हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है ना। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, क्या क्या नाम रख लेते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखो अब इस चीज को समझेंगे हम लोग, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होती है चीजें। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और इधर हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि दो पोजीशन है, पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पे था, ठीक है, बाद में कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया।
ठीक है। शुरुआत का कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है और बाद का कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है, ठीक है ना। अब देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम लोग दिखाना हो तो ऐसे दिखाओगे आप, एक ऐसे यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर r1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, समझ गए। तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। अब उसी तरीके से अगर आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करोगे तो यहां से चलेगा एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका r2 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो पार्टिकल अगर देखा जाए तो पार्टिकल इस पूरे ड्यूरेशन में देखा जाए तो मूव करके कहां से आया, ए पोजीशन से वो मूव करके कहां तक आया, बी पोजीशन तक मूव करके आया, है ना। ए पोजीशन से वो मूव करके कहां तक आया है, बी पोजीशन तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर और हम लोग आगे देखेंगे कि देखो यहाँ पर आर फाइनल पोजीशन क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। आर इनिशियल वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s इज इक्वल टू क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है तो ये वेक्टर का टेल, हेड इसके टेल से कॉन्साइड कर रहा है, फिर इसके हेड इसके टेल से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो, अगर देखा जाए इधर तो वेक्टर r1 प्लस एस मतलब इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो फिर देखो यहाँ पर जब घटाओगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है ना। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर मान लो इनिशियल पोजीशन अगर मान लिया जाए, इनिशियल पोजीशन अगर कितना हो गया 3,4 हो गया, और फाइनल पोजीशन अगर आपका मान लिया जाए, फाइनल पोजीशन अगर मान लिया जाए कितना 5,6 है, ठीक है। तो आर इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप लिखोगे। आर फाइनल लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप, 5i कैप प्लस 6j कैप। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3i कैप प्लस 6 माइनस 4j कैप, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सारा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।